हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याक्ष। भाई मेरा नाम है तुषार। ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे आज हम। तो भाई ज्योग्राफी चैप्टर 6 कौन सा है हमारा? वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जल संसाधन कौन कौन से होते हैं, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो भाई इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर है जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। क्यों? ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहली बात कि जो वाटर है इज़ अ साइक्लिक रिसोर्स विद एविडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब। ठीक है, आपका सबसे पहली लाइन स्टार्ट होते ही आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज में भी दे रखा है और आपका आ भी सकता है। ठीक है, कि जो वाटर है ना, पानी है, जल है, एक साइक्लिक रिसोर्स है। ठीक है, क्या है? साइक्लिक रिसोर्स है, मतलब वो एक साइकिल की तरह चलता है, एक जगह से दूसरी जगह, फिर वो ख़त्म नहीं होता पानी कभी भी। ठीक है, पानी की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर, मतलब वहाँ से भाई पानी का स्तर ख़त्म हुआ है, पानी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़मीन से निकला तो समुद्र में गया है, ख़राब हो गया है पानी, पर ख़त्म नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वाटर इज़ अ साइक्लिक रिसोर्स। जो हमारा जल होता है वो एक साइक्लिक रिसोर्स होता है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद इट। ठीक है, और हम सब जानते हैं भाई 71%, 71% पृथ्वी का हिस्सा भाई पानी से ढका हुआ है। बट फ्रेश वाटर, जो मतलब जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है कंस्टिट्यूट। तो ठीक है, फ्रेश वाटर खाली 3% है। ठीक है, फ्रेश वाटर ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर। ठीक है, मतलब जितना भी हमारी पूरी अर्थ पे जितना भी टोटल वाटर है, जितना भी पानी है, उसमें से जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो 3% है। ठीक है, अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रपोर्शन में जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है मानव के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेराइज ओवर स्पेस एंड टाइम। तो ठीक है, जो भाई पानी की अवेलेबिलिटी है वो जगह और समय के अनुसार होती है। ठीक है, अगर आपका भाई बारिश का मौसम होगा तो आपको पानी अवेलेबल होगा, मतलब पहले आप आज के टाइम में तो ये आपको पानी अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। पहले तो भाई कुएं खोदते थे, ठीक है, या नदियों में से पानी लाते थे, या जो लेक्स होती थी वहाँ से कुंड होते थे, उनमें से पानी भर के लाते थे। आज के टाइम में तो भाई नल है घर में सबके। ठीक है, स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटी संख्या में या स्मॉल प्रपोर्शन में जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, मानव के इस्तेमाल के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरियस ओवर स्पेस एंड द टाइम। और जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो समय के साथ घटती जा रही है। ठीक है, टाइम के साथ घटती जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी का इस्तेमाल ऐसे ही करते रहे तो जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए पानी बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। पानी तो रहेगा पर जो इस्तेमाल में लाया जाने वाला पानी है, मतलब जो प्योर फ्रेश वाटर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से जल संसाधन हैं। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के जल संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। हम सब जानते हैं जो भाई भारत है, इंडिया है, वो करीबन 2.45%, मतलब 2.5 से, ठीक है, 2.45% जो वर्ल्ड का सरफेस एरिया है उसमें आता है। ठीक है, और 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। और इंडिया के पास वर्ल्ड का 4% वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है, एंड अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और हम सब जानते हैं भाई इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है। नंबर 1 पर चाइना आता है, सेकंड नंबर पर इंडिया आता है 121 करोड़ की जनसंख्या के साथ। तो भाई जो भारत है वो उसके अंदर वर्ल्ड की जो 16% जनसंख्या है वो निवास करती है। दी टोटल वाटर अवेलेबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन इन द कंट्री इन अ ईयर। और हमारी देश के अंदर जो टोटल
जो जल है, पानी है, इस्तेमाल की करने के लिए, ठीक है, अवेलेबल है साल का, वो है 4000 क्यूबिक किलोमीटर। और जो अवेलेबिलिटी है फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड वाटर, ठीक है, और मतलब जो अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर की, और जो रेफरेंसिबल जो ग्राउंड वाटर है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। आउट ऑफ दिस, इसके अलावा ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूजेस। और जो जल है, ठीक है, पानी है, वो कुल उसका 60%, ओनली 60% बेनिफिशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फ़ायदे के लिए कुल 60% जल वाटर ही इस्तेमाल में आता है बेनिफिशियल यूजेस के लिए। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, अब हमारा अगला टॉपिक आता है सरफेस वाटर रिसोर्सेज होता क्या है। ठीक है भाई, हम सब जानते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज के 4 मेजर सोर्सेज हैं। ठीक है, सरफेस वाटर के 4 मेजर सोर्सेज है। पहला सोर्स है हमारा रिवर, जिसको हम नदी बोलते हैं। दूसरा लेक, झील, पौंड, तालाब, टैंक। ठीक है, सब जानते हैं। हमारे देश के अंदर ये 4 मेजर सोर्स है सरफेस वाटर के, ठीक है, जो हमें सतह पर जल मिल जाता है उसके। देयर आर अबाउट 10,360 रिवर्स। 1 मार्क्स क्वेश्चन ध्यान रखना कि हमारे देश के अंदर कितनी नदियां हैं। तो हमारे देश के अंदर करीबन 10,360 रिवर्स हैं। द मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन्स, और जो इन नदियों के अंदर जो मीन एनुअल फ्लो है भारत के अंदर, वो एस्टिमेटेड कुल 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो नदियों के अंदर वाटर फ्लो है वो कितना है, तो आप एमसीक्यू में टिक लगा सकते हैं, 1869 किलोमीटर राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, और कुल अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर 32% अवेलेबल सरफेस वाटर है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और जो बारक नदी है, ये रिवर्स है, और अकाउंट ओनली अबाउट 1/3 जो टोटल एरिया है हमारे देश का। ठीक है, और 60% टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और बारक नदी, ठीक है, इन्हीं के उससे जो 1/3 टोटल एरिया है हमारे देश का है 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, 60% जो टोटल वाटर रिसोर्सेज है इन तीनों नदियों के उससे ही है आता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अब कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, ठीक है, वो उसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। द टोटल रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब जो टोटल जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर वो 400 क्यूबिक किलोमीटर तक है। ठीक है, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन्स, और जो लेवल है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का वो रिलेटिवली हाई है इन द रिवर बेसिन्स लाइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है, जल भूमिगत जो जल है उसका जो इस्तेमाल किया जाता है इज रिलेटिवली हाई, वो बहुत ज़्यादा है इन दी रिवर बेसिन। जो रिवर बेसिन्स है जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में आती हैं, और जो पार्ट है वो साउथ इंडिया का वहाँ पर। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और जो भूमिगत जल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल, भूमिगत जल का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी स्टेट्स है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होगा जो हमारा तमिलनाडु है उसके वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो। दीज आर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला। कुछ ये स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा, जो यूटिलाइज करती है स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल करते हुए स्टेट कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। और जो सबसे थोड़ा कुछ कम इस्तेमाल करते, थोड़े संख्या में पर स्मॉल प्रपोर्शन में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हुए हमारी स्टेट्स है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा। ठीक है, और जो स्टेट्स है, जो हमारे राज्य है जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड
वाटर रिसोर्सेज एट अ मॉडरेट रेट, ये नॉर्मल स्तर पर, ठीक है, मॉडरेट रेट पर अपने ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लैगून्स एंड बैक वाटर, जो पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, जैसे बाढ़ बाढ़ आई तो वो खड्डा भर गया, या जो रुका हुआ पानी होता है, ठीक है, नदियों का या बाढ़ का, ठीक है, उसको बैक वाटर बोलते हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, हम सब जानते हैं भाई भारत की बहुत ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, तटीय रेखा समुद्र की, भारत है जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से नहीं, सॉरी, 1/3 पार्ट है जो इंडिया का, वो पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट इज़ वेरी इंडेंटेड इन दिस सम स्टेट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लंबी है। ड्यू टू दिस, इसी के कारण नंबर ऑफ लैगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड, और इसी के कारण बहुत सारी संख्या में लैगून्स और जो लेक्स है, झीलें हैं, वे बन गई हैं। दी स्टेट्स, जो हमारे जो राज्य है, जैसे केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनके हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स, इनमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, अधिक संख्या में वो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं। विद दिस लैगून्स एंड लेक्स, ठीक है, लैगून्स और झीलों के लेक्स के साथ। वाटर इज़ जनरली ब्रैकिश, जो हमारा जल होता है वो हमें जनरली ब्रैकिश इन दीज वाटर बॉडीज, इट यूज फॉर फिशिंग, जो हमारा रुका हुआ पानी होता है वो वाटर बॉडीज में खाली उसका इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए, इरीगेटिंग के, सिंचाई के लिए। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पैडी, बहुत सारी जो वेराइटीज़ की चावल की खेती होती है, या कोकोनट गोला होता है, कोकोनट होता है, उसके एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। इसी के साथ भाई हमारे जो ये टॉपिक था लेगून्स एंड बैक वाटर कंप्लीट होता है। अब इससे हम आगे आ जाते हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा, वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। हम पढ़ेंगे जो जल की मांग, डिमांड के बारे में, और उसका जो इस्तेमाल होता है, यूटिलाइजेशन होता है, उसके बारे में। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, हम सब जानते हैं जो भारत है वो परंपरागत तरीके से एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। एंड अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और करीबन भारत की जो 2/3 जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से, ठीक है, ठीक है, 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। Hence, development of irrigation to increase agriculture production has been assigned a very high priority in the 5-year plans and multi-purpose river valleys project like भाखरा नांगल, हरिकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। हम सब जानते हैं भाई बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं सिंचाई को लेकर, क्योंकि सिंचाई इसलिए हुए हैं क्योंकि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाना था, ठीक है, और इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो 5 years प्लान बनाए गए थे उसमें इरिगेशन पर बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। 5 years प्लान्स में बहुत सारे मल्टीपर्पस रिवर वैली डैम्स बनाए गए, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे भाखरा नांगल, हीरा कुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी जो कैनल प्रोजेक्ट है राजस्थान से जो होकर जाता है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात से जाता है शायद, सॉरी है यार, ध्यान नहीं है, वैसे चेक कर लेना। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, और जो एग्रीकल्चर है वो मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है। जो हमारी कृषि है, एग्रीकल्चर है, खेती है, उसमें सरफेस वाटर का भी, और जो मतलब जो सतह जल होता है और जो भूमिगत जल होता है, उन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। करीबन 89% जो है वो सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और 92% ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन किया जाता है। मतलब 92% हमारा भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता है, और 98% हमारा, हाँ, सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाइल दी शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ लिमिटेड, फिर भी जो शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो लिमिटेड है। 2% ऑफ द सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन, ठीक है, 2% सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन है, एंड 5% ऑफ ग्राउंड वाटर, और कुल 5% ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कुल 2% इस्तेमाल करता है सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन का, और 5% इस्तेमाल करता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है।
द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज़ हायर, और जो शेयर है डोमेस्टिक सेक्टर का, घरेलू जो सेक्टर है वो हायर है। 9% सरफेस वाटर का इस्तेमाल करता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इन मच हायर देन अदर सेक्टर्स। हम सब जानते हैं जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि का जो सेक्टर है वो टोटल वाटर यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता है सभी सेक्टरों से, ठीक है। तो भाई आपकी बुक में इस वाले टॉपिक का एक ग्राफ भी दे रखा होगा, ठीक है, 2 पिक्चर्स बन रखी होंगी, आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं पता आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में आ सकता है, या आपके जो प्री बोर्ड्स होंगे या हो रहे हैं उनमें भी आ सकता है, आया होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है, या पिछले साल के आप प्री बोर्ड्स चेक कर लीजिएगा, उनमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, अब हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो डिमांड है, जल की जो मांग है सिंचाई के लिए, उसके बारे में। इन एग्रीकल्चर, कृषि में जो वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरिगेशन, भाई हम सब जानते हैं खेती के अंदर, कृषि के अंदर जो जल है वो मेनली इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेक्टियो टेम्परल वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल इन द कंट्री। और हम सब जानते हैं भाई सिंचाई की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे देश के अंदर बारिश रेगुलरली नहीं होती है, ठीक है, कई बार बारिश होती भी है तो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई कि बारिश अब समय पर नहीं हो पाती है, ठीक है। जब बारिश का टाइम नहीं होता, जब बारिश हो जाती है, जब बारिश होने वाली होती है तब भी नहीं होती है, ठीक है। ये मत सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, फीलिंग समझो, ठीक है। बारिश नहीं होनी हो आ जाएगी, ठीक है। जब हो मौसम, बारिश का जब मौसम होगा, ठीक है, जब बारिश का सीज़न होता है, जब उस टाइम में बारिश ही नहीं आती है भाई, कई जगह होता है, बहुत सारी जगह होता है ऐसा, ठीक है। तो हम वेरिएबिलिटी है हमारे देश के अंदर रेनफॉल की, बारिश की, तो इसलिए हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। द लार्ज ट्रैक्ट, आपने वैसे देखा होगा भाई, ये है ना, अगर आपके आसपास में कृषि होती होगी, एग्रीकल्चर होता होगा, आपने देखा होगा जब गेहूं की फसल होती है, जब तक गेहूं को पानी की ज़रूरत होगी ना, जब तक बारिश नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। पर जब गेहूं पक जाएंगे अच्छी तरह, जब उनका कटने का समय आ जाएगा ना, हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन बचे होंगे कटने के लिए, तो भाई कुछ भी कर लो, ठीक है, कितनी भी मौसम अच्छा हो, बारिश आकर ही रहेगी, ठीक है, बारिश आएगी आएगी भाई, क्यों, उनको अच्छे से लेटा देगी ना, ख़राब तो फसल होनी है, जब तो बारिश आएगी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, इसलिए बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल, और हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश है उसका जो लार्ज ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, डेफिशिएंट है, मतलब उसमें कमी है बारिश की, और वो आर ड्राफ्ट प्रोन, वो सूखाग्रस्त इलाके हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, डेक्कन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट सच एरियाज, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और जो डेक्कन प्लेट्यू है के रीजन्स हैं वहाँ, वे ऐसे रीजन है। विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोर पार्ट ऑफ द कंट्री, जो ठंड के और जो गर्मियों के सीज़न होते हैं ना, वो कम सूखे होते हैं कुछ पार्ट में हमारे देश के, ठीक है। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर्ड, कहाँ गया यार, इरिगेशन, ठीक है। और हम सब जानते हैं बिना सिंचाई के कृषि नहीं की जा सकती हमारे देश के अंदर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब सूखा, जब बारिश नहीं आती होगी, ठीक है, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा और फसल खराब हो जाएगी, इसलिए सिंचाई की ज़रूरत तो है। बेशक आप सरफेस वाटर का इस्तेमाल करो सिंचाई के लिए या ग्राउंड वाटर का करो, पर भाई सिंचाई बहुत ज़रूरी है। सो वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक्स इरीगेशन नेसेसरी, जो पानी की ज़रूरत है सर्टेन क्रॉप्स के लिए वो सिंचाई को ज़रूरी बना देती है। जैसे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस, जो मतलब पानी की ज़रूरत है चावल की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, जूट के लिए, एक्सेट्रा के लिए, इज़ वेरी हाई। इनमें जैसे हमारा चावल हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, विच कैन बी मीट ओनली थ्रू इरीगेशन, जो खाली सिंचाई के से ही पूरा किया जा सकता है, ठीक है। आप चावल की खेती हो गई, गन्ने की खेती, जूट की खेती हो गई, इसको खाली
बारिश के उससे नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और आपको पता होगा कि जो पंजाब वाला इलाका, पंजाब हरियाणा जो ये एरिया है हमारा, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई ज़्यादा की जाती है, चाहे वो सरफेस वाटर से की जाए या ग्राउंड वाटर के उससे की जाए, ठीक है। और यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, पर की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो एरिया वो घटता जा रहा है, और पानी भाई इन फसलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पर क्या करें, चावल की खेती मशहूर ही हरियाणा पंजाब और ठीक है यहाँ की ही है, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। प्रोविज़न ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। जो प्रोविज़न है, सिंचाई है, वो बहुत सारी क्रॉपिंग है जो खेती है उसको पॉसिबल करता है, संभव बनाता है। It has also been found that irrigated lands have higher agriculture productivity than irrigated land। और ये हमने ये भी पाया है, देखा है कि जो इरीगेटेड लैंड होती है, मतलब जो जिन ज़मीनों को सींचा जाता है उनमें उनकी सिंचाई की जाती है, उनमें हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो कृषि होती है उसमें जो फसल उगती है वो बहुत उनमें हाई प्रोडक्टिविटी होती है, जो अनइरिगेटेड लैंड होती है, जिन ज़मीन पर सिंचाई नहीं की जाती उनके मुकाबले, ठीक है। द हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई। हम सब जानते हैं भाई, एक टाइम पे HYV, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आई थी इंडिया के अंदर, ठीक है, जिस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर, ठीक है। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्रॉप्स थी उनको रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई चाहिए होता था, जो पॉसिबल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम के उससे ही पॉसिबल था, संभव था। दिस इज़ वाई, इसी कारण भारत के अंदर भाई जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की हमारे देश की, हैज लार्जली बीन सक्सेसफुल। वो सब ज़्यादा से ज़्यादा जो सक्सेसफुल हुई थी ना, वो हमारी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सरफेस वाटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई यहाँ पर ज़्यादा हो सकती थी, आसान तरीका था सिंचाई का, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कंट्री थी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इतनी सारी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम एक डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करा सकें हर जगह, तो ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी भी भाई इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती थी। सो इन स्टेट्स के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारी सक्सेसफुल हुई थी ज़्यादा, ठीक है। इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर मोर देन 85% ऑफ द नेट शाउन एरिया इन अंडर इरीगेशन। जो 85% हमारा जो कृषि जहाँ पर हम खेती करते हैं वो सिंचाई के अंडर है। वीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। जो चावल है, गेहूँ है, वो खाली मेनली उगाए जाते हैं भाई सिंचाई की मदद से, सिंचाई की हेल्प से इन राज्यों के अंदर। ऑफ द टोटल नेट इरीगेटेड एरिया, और जो कुल टोटल नेट जो इरीगेटेड एरिया है, जिस एरिया में सिंचाई की जाती है, वो 76.1% है पंजाब के अंदर, ठीक है। नेट इरीगेटेड एरिया ऑफ पंजाब 76.1%, 51.3% इन हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रो वेल्स। और जो 51.3% है हरियाणा के अंदर, उसको सींचा जाता है कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा, ठीक है, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस शोज दैट दिस स्टेट्स, ये हमारा डाटा नहीं है, हमें ये दिखाता है कि जो ये स्टेट्स हैं, ये राज्य हैं, यूटिलाइज करते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा संख्या में अपना जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विच हैज रिजल्टेड, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है वो हो रहा है इन स्टेट्स के अंदर, और जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर घटता जा रहा है, डिप्लेशन होता जा रहा है। The overuse of groundwater resources has led to decline in groundwater table, ठीक है। अगर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भाई हम सबको पता है जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगा इन स्टेट्स के अंदर। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव इरिगेशन इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर, ये एक्टिविटी है भाई, आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। द इंटेंसिव इरिगेशन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन इंक्रीजिंग सैलिनिटी इन द सोइल एंड डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंटेंसिव इरिगेशन हुआ था पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे
जो सोइल है एंड डिप्लेशन ग्राउंड वाटर का इरिगेशन का, उससे क्या बढ़ा था, ठीक है, सैलिनिटी, ठीक है। या आप भाई एक्टिविटी आपकी जो दी गई है, तो आप जो डिप्लेशन हो रहा ग्राउंड वाटर का सिंचाई के कारण, उसके इम्पैक्ट है जो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, आप उनको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर के साथ, ठीक है, या अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए जो आपको पता चले। अब आते हैं एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, जो अब आते हैं हम जो जल की समस्याएं हैं, जो जल के उससे जो समस्याएं वह खड़ी होती हैं उन पर। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाय डे। मतलब जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, मतलब अब ये समझ, जैसे पर कैपिटा इनकम होती है ना, ठीक है, वैसे ही पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, मतलब जल की जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, पर कैपिटा मतलब हर व्यक्ति के लिए, वो डे बाय डे, ठीक है, कम होती जा रहा है, ड्विंडलिंग कर रही है, ठीक है, घटती जा रही है। किस कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ठीक है। तो भाई ठीक है, समझ जाओ यार, कहने की जरूरत ना पड़े, ध्यान दो, इतनी जनसंख्या ना बढ़ाओ, इस्तेमाल करो यार सेफ्टी का, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर की, वो ठीक है, ड्विंडलिंग, घटती जा रही है, दिन ब दिन जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है, जो कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाई डैश 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 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रोटेक्शन। दी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, और जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड, और जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं वो ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो हमारे अवेलेबल वाटर, हमारे जो आवाज़ हमारे पास वाटर रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पोल्यूट होते जा रहे हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस के कारण। दिस इन टर्न इज फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज। डेटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, अब हम पढ़ेंगे डेट्रियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी होता क्या है। वाटर क्वालिटी रेफर टू प्योरिटी ऑफ वाटर, ये तो हमें जैसे पता ही नहीं था, है ना, कि जो वाटर क्वालिटी होती है वो उसका मतलब है कि जल की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ वाटर, और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, और जल विदाउट अनवांटेड, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, फॉरेन सब्सटेंसेस, उनके बिना उस जल को वाटर क्वालिटी उस चीज़ को वाटर क्वालिटी या प्योरिटी ऑफ वाटर बोला जाता है, ठीक है। वाटर गेट पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स, हम सब जानते हैं जो जल है, ठीक है, वाटर है, वो जब भी प्रदूषित होता है फॉरेन मैटर्स से, ठीक है, सच एज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट्स के कारण, ठीक है। भाई जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, गंदा पानी निकलता है, जो कचरा होता है वो नदियों में बहाया जाता है, जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट होता है वो, ठीक है, क्योंकि कई फैक्ट्रीज़ हैं भाई, हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो नदियों के किनारे हैं, लेक्स के किनारे हैं, ठीक है। तो जो उनका गंदा कचरा होता है सब के सब नदियों में, तालाबों में, ठीक है, बहाते रहते हैं, जिसके कारण जो जल है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, केमिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। सच मैटर डेटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़, और जो हम ये केमिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इस तरीके के मैटर्स होते हैं जो क्वालिटी है वाटर की, ठीक है, उसको गिरा देते हैं और उसको अनफिट बना देते हैं, मतलब गुड, अच्छा नहीं रख पाते, उसको अनफिट कर देते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, मानव के इस्तेमाल के लिए। व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर्स लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज, दे गॉट डिसॉल्व्ड, और हम सब जानते हैं भाई, जब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, जब वे एंटर करते हैं लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर, और जो वाटर बॉडीज़ हैं वे उनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और लाई सस्पेंडेड इन वाटर। दिस रिजल्ट इन पोल्यूशन ऑफ वाटर, और घुलने के कारण ही भाई हम सब जानते हैं पोल्यूशन हो जाता है,
जल का प्रदूषण होता है, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है। वेयर बाय, इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ वाटर की डेटेरियोरेट्स अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम, और इस जो क्वालिटी ऑफ वाटर की जो एक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो जीव जंतु जल के अंदर रहते हैं उनका जो एक्वेटिक सिस्टम है वो भी उससे हार्म हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो वेल होती हैं, ठीक है, ये मर जाती हैं, या डॉल्फिन हैं जो पहले नदियों में दिख जाती थी, अब वे नदियों में नहीं, डॉल्फिन भी नहीं होती हैं, मछली भी नहीं मिलती हैं वहाँ पे आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण हैं भाई, वाटर पोल्यूशन कारण है, ठीक है, इन चीज़ों के होने का। समटाइम्स दीज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, और कई बार जो ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो प्रदूषण के जो कण होते हैं, केमिकल या मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और जो ठीक है पानी के साथ, और ग्राउंड वाटर है उसको भी पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई जगह कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो बिल्कुल खारा होता है, ठीक है, बिल्कुल ख़राब होता है, कई जगह बिल्कुल काला पानी निकलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, ठीक है। दी गंगा एंड यमुना आर टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन दी कंट्री, ठीक है, ध्यान रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। जो गंगा और यमुना है दो सबसे ज़्यादा हाईली पोल्यूटेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं हमारे देश के अंदर। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, उसको कैसे मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड, तो हम सब जानते हैं कि देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड, तो जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो दिन ब दिन घटती जा रही है और जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। सो हमें ज़रूरत है एज अरेंजन टू कंजर्व, तो हमें जो पानी है उसको कंजर्व करने की और इफ़ेक्टिवली मैनेज करना होगा। दिस इज़ प्रीशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स, और ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस, ज़रूरी, ज़िंदगी देने वाला रिसोर्स है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप टू मेक इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज दैट अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट कंजर्वेशन, भारत को भाई बहुत सारे क्विक स्टेप लेने होंगे, जल्दी कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी होंगी, बहुत सारे कानून बनाने होंगे और उनको हमें अडॉप्ट करना होगा बहुत सारे इफ़ेक्टिव मेजर्स के साथ, ठीक है, फॉर उसको जल को बचाने के लिए कैसे भी, या कानून को बिल्कुल सख्त होना होगा, ठीक है, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी होगी, लोगों को समझाना होगा, ठीक है, कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पानी बचाना है, ठीक है, उसको ख़त्म नहीं करना है। देयर इज़ नीड टू, आगे जाते हैं, सॉरी, एनकरेज वाटर सेट डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें ज़रूरत है एनकरेज करने की वाटर सेट डेवलपमेंट को, ठीक है, हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, कि जो वाटर सेट मैनेजमेंट है लोग उसका इस्तेमाल करें, ठीक है, वाटर शेड का विकास करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो बारिश का पानी है उसको बचाएं, ठीक है, उसको मतलब ऐसे नालियों में ना बहाएं, अपने घर के नीचे या भाई अपने घर के जो आंगन होता है वहाँ पर एक खड्डा खोदे, ठीक है, मतलब जिसमें 1000 या 2000 लीटर पानी आराम से आप स्टोर कर सको, एक इतना खड्डा खोदो, ठीक है, उसको कच्चा रखो, पक्का नहीं रखना है, नीचे से कच्चा रखो उसको, कि जो पानी है ग्राउंड के अंदर भी जाए और आप उसका इस्तेमाल भी कर सको, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल गाड़ी धोने के लिए या पेड़ों में देने के लिए, ठीक है, या बाहर फर्श वर्श या गलियाँ धोने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें एक छोटी सी मोटर लगाकर, ठीक है, नहीं तो ग्राउंड में तो पानी जा ही रहा है। वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज़, और हमें वाटर रिसाइकलिंग पर भी ध्यान देना होगा और उसको पानी को कैसे हम रीयूज़ कर सके उस पर भी हमें ध्यान देना होगा और लोगों को उसके बारे में सिखाना होगा। एंड कंजक्टिव यूज़ ऑफ वाटर, और पानी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन, और पानी को कैसे बचाया जाए, सप्लाई करने के लिए लंबे समय तक पानी को कैसे सप्लाई किया जाए।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ तो थी कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए हमें पानी को बचाने के लिए, उसको मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब जो जल प्रदूषण होता है, जल जो प्रदूषित होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली। हम सब जानते हैं भाई, जो आज के समय में जो जल रिसोर्स, जल संसाधन है, जो उपलब्ध जल संसाधन है, वो बहुत तेज़ी से भाई डिग्रेड होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जो मेजर रिवर्स हैं हमारे देश की, जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेज इन हिली एरियाज़। और जो मेजर हमारी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं हमारे देश की, वो जनरली बेटर वाटर क्वालिटी है, वो उसको बनाए रखती हैं इन लेस डेंसली, जो लेस कम जो जनसंख्या वाली वो अपर स्ट्रेच होती हैं हिली एरियाज़ की, जो पहाड़ों वाले ऊंचे इलाके होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर वाटर मिलता है, साफ़ पानी मिलता है। ठीक है, इन प्लेन्स, और जो प्लेन्स में मतलब जो प्लेन एरिया होता है, नदियां हैं, जो नदियों का पानी है उसका इस्तेमाल किया जाए इंटेंसली, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिंचाई में, पीने के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दी ड्रेन कैरिंग एग्रीकल्चर। और जो ड्रेन्स होते हैं, मतलब जब बारिश होती है तो जो पानी बहता है, जब हम कृषि करते हैं तो भाई खेती करते समय हम फसलों के साथ फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डालते हैं, एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जॉइन द रिवर। ठीक है, जब हम भाई कृषि करते हैं तो फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं अपनी फसलों में, तो बारिश आती है तो पानी बहकर सड़क नदियों में जाता है, और पानी के साथ जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वे भी नदियों में मिलते हैं। जो डोमेस्टिक सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है वो भी नदियों में जाकर मिलता है। जो इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी नदियों को ज्वाइन कर लेते हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट का इन रिवर्स, ठीक है, वो बढ़ता ही जाएगा, इसके स्पेशली रिमेन्स इन वेरी हाई ड्यूरिंग समर। और जो पोल्यूशन है नदियों के अंदर वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पेशली गर्मियों के अंदर, वैन जो फ्लो है पानी का वो कम हो जाता है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, in collaboration with state pollution control board, has been monitoring water quality of national aquatic resource at 507 stations। ठीक है, हम सब जानते हैं जो CPCB है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर मॉनिटर कर रहा है पानी की जो क्वालिटी है नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स की 507 स्टेशन से। ठीक है, और जो डाटा मिला है उसके हिसाब से जो यमुना रिवर है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है हमारे देश की। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है इंडिया के अंदर। तो यमुना रिवर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली टू एथवा। और कहाँ तक ये पोल्यूटेड है, कहाँ से, एरिया याद रखना, दिल्ली टू एटावा। ठीक है, ETAWAH, एथवा। 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपको। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज़ अकर्ड ड्यू टू, जो ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी, जो बहुत सारे हाई कंसंट्रेशन हो रहा है हैवी टॉक्सिक मेटल्स का, फ्लोराइड्स का, नाइट्रेट्स का इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसी के कारण जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। द लेजिस्लेटिव प्रोविज़न सच एज, जो लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है जैसे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। तो अब 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब का है, तो 1974 का। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इफेक्टिवली। द रिजल्ट इज दैट इन 1997 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड अलोंग द रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है,
क्योंकि जो 1977 से जो 251 जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो नदियों किनारे झीलों किनारे अभी भी लगी हुई हैं जी। वाटर वाटर सेस एक्ट 1977 mean to reduce pollution has also made marginal impact. There is a strong need to generate public awareness about importance of water and impact of water pollution. तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है जनरेट करने की पब्लिक अवेयरनेस, जो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब अबाउट जो हमें क्योंकि पानी की ज़रूरत हमें क्यों है, इम्पोर्टेंस पानी का जल की जो महत्वता है, इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, और जो इम्पैक्ट है जल का वाटर पोल्यूशन का उसके बारे में। द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट्स। और जो पब्लिक अवेयरनेस है और जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस। अब भाई तो आगे बढ़ते हैं। रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि जो जल है उसको रिसाइकल कैसे करें और रीयूज़ कैसे करें, मतलब जो ख़राब पानी है उसको रिसाइकल प्योर साफ़ कैसे करें, और जो जिस पानी को हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसको दोबारा इस्तेमाल कैसे करें। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर रिसाइकल। सॉरी वेट अ मिनट, आलकस आ रहा है यार, पता नहीं क्या हो रखा है, पर रात के यार 2 बज रखे हैं जब वीडियो बना रहा हूँ, नींद तो आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। भाई इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भाई क्लास 12 के जियोग्राफी के या पॉलिटिकल साइंस के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स हमने इंस्टाग्राम पर भी डाल रखे हैं, आप इंस्टाग्राम से भी नोट्स ले सकते हैं। और आप हमें अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर जो वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी, ठीक है। और आप तो लो छोड़ो यार, अब हम अपना चैप्टर में पढ़ते हैं, पता नहीं मेरे पे ही नहीं बोला जाता ये, ठीक है। रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। पानी का रिसाइकल कैसे करेंगे और पानी को रीयूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इन बाय रिसाइकल एंड रीयूज़। बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिसके उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को, और इस बाय रिसाइकल से और रीयूज़ से। यूज़ ऑफ वाटर इज़ लेसर क्वालिटी। जो यूज़ मतलब इस्तेमाल है पानी का ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वाटर, वेस्ट वाटर, ठीक है, वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग द फायर लाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट, ठीक है। जो इस्तेमाल यूज़ ऑफ वाटर पानी को इस्तेमाल है उसको कम करने के लिए लेस क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड, ठीक है। जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फॉर कूलिंग, वो ठंडा करने के लिए, जैसे वहाँ पे आग लग जाती है, आग से लड़ने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अपनी पानी की कॉस्ट को, जो पानी ख़राब होता है, ठीक है, जिसका मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते यार उसका इस्तेमाल कर लो। पानी ख़राब है तो ये तो नहीं कि आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करोगे, अच्छी क्वालिटी का, लेसर क्वालिटी के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको आग ही तो बुझानी, क्या करना है आपको, ठंडा ही तो करना है आग को। इन अर्बन एरियाज़ वाटर आफ्टर बाथिंग। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पानी है नहाने के बाद, वो बर्तन धोने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है गार्डनिंग में, ठीक है। पौधों को में पानी दिया जा सकता है। पौधे भाई ख़राब थोड़ी होते हैं कि आप नहाए तो पानी ख़राब हो गया तो पेड़ भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। बर्तन धोए तो पानी ख़राब हो गया, आप पेड़ों में नहीं डाल सकते, भाई उनमें इस्तेमाल करो यार, ठीक है। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल्स कैन ऑल्सो यूज फॉर गार्डनिंग। जो पानी का आप इस्तेमाल करते हो अपने गाड़ियों को, व्हीकल्स को धोने के लिए, उनका इस्तेमाल करो आप गार्डनिंग में, ठीक है। ठीक है, दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर। और इसी के उससे आप
कंजर्व कर पाएंगे, जो अच्छी क्वालिटी का पानी है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए आप उसको बचा पाएंगे। करंटली रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिसाइज्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल, और आज के समय में करंटली जो रिसाइकलिंग है वाटर की, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्केल्स पे की जा रही है, बहुत ज़्यादा कम स्तर पर की जाती है, ठीक है। तो पानी को बचाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है भैया जी, पानी बचाओ, नहीं तो आगे भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे, ठीक है। धोने के लिए भी पानी नहीं होगा, हाथ, ठीक है। अब आते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट होता है क्या है। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में कि व्हाट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट। तो अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाओ, अच्छा रहेगा, नहीं तो पढ़ो, क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की, अच्छे से समझो, लिख दो एग्ज़ाम में, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट, अब बात करते हैं कि जो वाटर शेड मैनेजमेंट है वो होता क्या है, ठीक है भाई। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो भाई हम सब जानते हैं जो वाटर शेड मैनेजमेंट है वो बेसिकली उसका मतलब है कि कैसे एफिशिएंट तरीके से हम पानी को बचा सके, उसको कंजर्व कर सके, ठीक है। सरफेस और जो ग्राउंड वाटर का रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे बचा सके, ठीक है। तो हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। दी सक्सेस ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट रियली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और भाई हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर शेड डेवलपमेंट है उसकी सक्सेस, ठीक है, लार्जली डिपेंड करती है जो लोग हैं कम्युनिटी के, ठीक है, उनके पार्टिसिपेशन के ऊपर कि वो कितना भाग लेते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट में, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है पूरा। और आपका एक वाटर शेड डेवलपमेंट पर एक केस स्टडी दी गई है, आपको ये पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, आप कमेंट करना दिया जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट होता क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट बेसिकली उसका मतलब है कि पानी को कैसे मैनेज किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, और इसकी सक्सेस का जो इसकी सक्सेस है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर। दूसरा पॉइंट, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी वाटर शेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री। जो हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे वाटर शेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हमारे देश के अंदर चलाए हैं, इनिशिएट किए हैं। सम ऑफ दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। और बहुत सारे जो वाटर शेड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो नॉन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे एनजीओज, उनके द्वारा भी स्थापित किए गए, ठीक है, स्टार्ट किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। जैसे हरियाली इज़ अ वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, ऑल्सो। और हरियाली, याद रखना, हरियाली इज़ अ वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाली क्या है, ठीक है, अगर आपसे वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि हरियाली एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो स्पॉन्सर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका एम है कि एनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन, ठीक है, कि लोगों को काबिल बनाना, ठीक है, जो रूरल पॉपुलेशन है उनको एनेबल करना, काबिल करना, ठीक है, मनाना, एबल करना, फॉर कंजर्व, पानी को बचाने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पानी बचाने के लिए, सिंचाई के लिए, फिशरिंग, अपनी मछलियों को पालने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, एफॉरेस्टेशन, जंगल के लिए, ठीक है, कुछ भी पेड़ों के लिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत। और जो ये प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा विद द पीपल ऑफ पार्टिसिपेशन। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं। अब आता है नीरू मिरू।
वाटर फॉर यू, नीरू मीरू का मतलब होता है वाटर फॉर यू। नीरू मीरू जो प्रोग्राम है वो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन सा वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, तो आप नीरू मीरू लिख सकते हैं। या आपसे ये पूछा जाए कि नीरू मीरू क्या है, तो नीरू मीजा वाटर शेड प्रोग्राम जो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। एंड आरवे पानी संसद जो अरवरी पानी संसद है इन अलवर राजस्थान हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज परकोलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स जो खोदे हुए जो तालाब होते हैं, जैसे जिनको हम आसपास के लिए हम जोड़ बोलते हैं, आपने देखा होगा, चेक डैम्स एक्सेट्रा थ्रो पीपल पार्टिसिपेशन। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन दी हाउस, और जो तमिलनाडु है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन दी हाउस कंपल्सरी। और भाई हम आपको आप अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा ही कौन सी स्टेट है जहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी है घरों में बनाना, तो वो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, क्योंकि भाई तमिलनाडु का ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम है, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है यार, पानी है ही नहीं वहाँ पे, ज़मीन खोखल पानी सारा ख़त्म हो चुका है वहाँ पर। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, और तमिलनाडु के अंदर कोई भी जो बिल्डिंग है वो नहीं बनाई जा सकती, कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती बिना वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो भाई इसी के साथ वाटर सेट मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आपका कमेंट के लिए आ सकता है या 6 में भी आ जाए, कुछ नहीं पता भैया जी, पढ़ लेना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा, ठीक है, मुश्किल भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी है उसको कैसे बचाया जा सके। ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। हम सब जानते हैं भाई जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर को फॉर बहुत सारे इस्तेमाल के लिए। ठीक है, उसको बचा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स, और जो रेन वाटर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमारा ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ग्राउंड वाटर है उसको को रिचार्ज करने के लिए, दोबारा भरने के लिए एक तरीके एक्वीफायर के तौर पर। इट इज़ अ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, सॉरी यार एक मिनट, हाँ, ये ऑल्सो इस्तेमाल किया जाता है रिचार्ज करने ग्राउंड वाटर को एज ए एक्वीफायर्स, और ये बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट, मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है कि ठीक है इसमें जो खर्चा लगता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लो कॉस्ट होता है, और ये इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली टेक्निक है प्रिजर्व करने के लिए जो पानी की बूंद, हर बूंद को, पानी की जो एक एक बूंद होती है उसको बचाने के लिए, बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल्स। ठीक है, पिट्स एंड वेल्स। ठीक है, हम जो बारिश का पानी है ना उसको हम भाई बोरवेल्स में भी के उससे भी ज़मीनें पहुंचा सकते हैं, या जो कुएं होते हैं, जो कुएं सूख चुके हैं, हम उनमें भी, उनसे भी हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई जो कुएं होते हैं ना वे छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, कई कई फुट, कम से कम 40-40, 50-50 फुट, 70-70 फुट गहरे कुएं भी होते हैं यार। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गहरे कुएं होते हैं कई कई जगह तो। ठीक है, तो ये इस्तेमाल हो जाते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मतलब जो बारिश का पानी को अगर हम बचाएंगे तो उससे जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो पानी अभी उपलब्ध है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर ग्राउंड के अंदर पानी जाएगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और पानी का स्तर भी बढ़ेगा। चेक द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल। improves the quality of groundwater through dilution of contaminant like fluoride, और इम्प्रूव करनी होगी हमें जो क्वालिटी है ग्राउंड वाटर की, कैसे, जो डिल्यूशन होता है कंटामिनेंट का, जो पानी में घुल के जो कचरा कूड़ा होता है, जो कुछ कण होते हैं जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, प्रिवेंट, ठीक है, उनको रोकना होगा, जिससे सॉइल इरोजन है उसको प्रिवेंट करना होगा, एंड फ्लडिंग
एंड फ्लडिंग, ठीक है, बाढ़ को भी, ठीक है, पर भाई हम बाढ़ को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, पर नदियों पे हम डैम तो बना ही सकते हैं, ठीक है, जो बाढ़ ज़्यादा ना आई, ठीक है, एरिया ना डूबे, सॉइल इरोजन ना हो, मिट्टी का कटाव ना हो, एंड अरेस्ट सोल्ट वाटर इरोजन कोस्टल, सॉरी यार थोड़ा नींद आ रखी है, 2 बज रखे हैं रात के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड थ्रू वेरियस मेथड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको प्रैक्टिसाइज किया जाता है बहुत सारे मेथड के साथ, ठीक है, बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़। वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है जो हमारे देश के अंदर बहुत लंबे समय तक जो बारिश का पानी उनको बचाया जाता है बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज़। जो परंपरागत जो बारिश का पानी को बचाने का जो तरीका होता था ना रूरल एरियाज़ में, वो किया जाता था, जो सरफेस स्टोरेज बॉडीज़ होती थी, जैसे तालाब, ठीक है, लेक्स होती थी, पौंड होते थे, इरिगेशन जो सिंचाई के लिए टैंक्स बनाए जाते थे उनसे, एक्सेट्रा। और राजस्थान रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस लोकली नोन है कुंड और टंका, ठीक है। और जो राजस्थान के अगर आप 1 मार्क्स क्वेश्चन, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि जो राजस्थान का रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको लोकली क्या कहा जाता है, तो आप उसको कुंड या टंका कहा जाता है। इन राजस्थान रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड और टंका a covered underground tank, एक covered underground tank are constructed near or in the house or village to store harvested rain water, ठीक है, पानी को बचाने के लिए। ये कैसे बनाया जाए, मतलब घरों के नीचे बना जाए, घर के बाहर बना दिया जाता है एक, ठीक है, कुआं सा एक खड्डा खोद दिया जाता है, उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, उसमें जो छत पे पानी पड़ता है वो छत के पानी का पाइप उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, और उसमें पानी कंजर्व कर लिया जाता है, जो खड्डा ऊपर से कवर कर रखा है, ठीक है। पानी भी बच जाता है, ग्राउंड वाटर भी यूटिलाइज हो जाता है, और जो पानी है हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हमने बचाया है, ठीक है। अब भाई आपकी ये वाटर शेड मैनेजमेंट की केस स्टडी आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट के उससे पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। चेक डैम्स हो गए, हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स एरीज, हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स, ठीक है, जैसे ये भाई छत है हमारी, छत के पानी को हम कुएं में डाल सकते हैं, ठीक है, कुएं में डाल के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो छत का पानी है वहाँ पे एक टैंक रख सकते हैं बीच में, फिर उसको एक अलग से टैंक बना सकते हैं, ठीक है। टैंक में डालेंगे तो वहाँ पे जो वो है मिट्टी को फिल्टर करेगा, फिर वो दूसरे एक टैंक में कलेक्ट होगा, ठीक है। जैसे वो टैंक भरेगा तो वो पानी फिर एक नीचे ज़मीन के अंदर जाता रहेगा, या जो अलग से कुआं है वो उसमें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हैं तो भाई इसी के साथ, और ये आपकी जो हाईलाइट है इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है इसी के। और जल क्रांति अभियान 2015-16 ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जल क्रांति अभियान किस लिए बनाया गया था, तो प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी, ठीक है भाई। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बस इसकी अब हमारी एक्सरसाइज बचती है, हम उसको भी जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिस्क्राइब वाटर एज अ रिसोर्सेज, ठीक है। तो भाई अभी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वाटर एक किस तरीके का रिसोर्स है, ठीक है, पर इसमें अबायोटिक लिखा है, बायोटिक लिखा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिखा है, पर ये नॉन साइक्लिक रिसोर्स लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। पर हमने पढ़ा था कि जो जल है एक साइक्लिक रिसोर्स है, तो ये नॉन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइक्लिक रिसोर्स हो गए, गलती से शायद नॉन प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, ठीक है, जो घूम फिर कर आ जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो एक साइक्लिक रिसोर्स है। पोल्यूटेड ज़रूर हो जाता है, ख़राब ज़रूर हो जाता है, पर ख़त्म नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, हमारे भारत के अंदर साउथ इंडियन स्टेट्स में ऐसी
कौन सी स्टेट है जो हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन करते हैं टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल का। ठीक है, तो तमिलनाडु में भाई सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल को ग्राउंड वाटर स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, सॉरी रुक जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करती है ना साउथ इंडियन स्टेट्स में, वो हमारी तमिलनाडु है, सॉरी। और भाई इसी के कारण तमिलनाडु में एक कानून बना दिया गया है कि अगर आप कोई भी अपने घर का स्ट्रक्चर बनाते हो, अगर वहाँ पे आप वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, या रेन वाटर की मतलब पानी को बचाने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, तो आपको घर नहीं बनाने दिया जाएगा, आपका स्ट्रक्चर इलीगल होगा। ठीक है, तो आपको भाई पानी को वाटर मैनेजमेंट के लिए पानी को बचाने के लिए स्ट्रक्चर बनाना होगा, पानी को सेव करने के लिए। ठीक है, द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो अब क्वेश्चन आता है थर्ड, हाईएस्ट प्रपोर्शन टोटल वाटर जो है इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश के अंदर, वो फॉलोइंग किस सेक्टर में किया जाता है। तो हमारे देश के अंदर हम सब जानते हैं कृषि इरिगेशन में, सिंचाई के अंदर। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई में। ठीक है, और जो आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉरी ये क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट MCQs या 1 मार्क्स क्वेश्चन, आप उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर साइड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको अपने व्यूज़ लिखने इसके ऊपर कि क्या वाटर साइड मैनेजमेंट एक सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट रोल अदा कर पाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे इसके लिए चैप्टर में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ भाई हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको भाई कोई डाउट हो और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई एक बार और बता रहा हूँ, अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि भाई जितने क्यों वीडियो देख लेते हो लाइक भी नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हो यार, फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू गाइज़।